नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एसबी में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं प्रश्नोत्तरी। तो ये जो टॉपिक है बहुत ये महत्वपूर्ण है और इसको हम डिटेल्स में बताने की कोशिश किया हूँ, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव, जो कि झांसी ओपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के माता पिता का नाम बताइए। तो उनके माता जी के नाम श्रीमती काशीबाई एवं पिताजी का नाम सेठ रामचरण थे। मैथिली शरण गुप्त जी का जो शिक्षा हुआ वो प्रारंभिक शिक्षा गांव से समाप्त करने के उपरांत गुप्त जी झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजे गए, पर वहां इनका मन ना लगा और 2 वर्ष पश्चात ही घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। लेकिन पढ़ने की अपेक्षा इन्हें चकई फिराना और पतंग उड़ाना अधिक पसंद था। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथिली शरण गुप्त जी को कब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हुए थे? तो 1952 से 64 तक। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य जगत में किस नाम से संबोधित किए जाते थे? तो वह है दद्दा के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्र कवि का उपाधि कब मिला? 1936 में। और किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। और जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया, उसी तरह द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, मैथिली शरण गुप्त को काव्य क्षेत्र का शिरोमणि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में इन्हें किस विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि से विभूषित भी किया? तो उनके जो है 2 विश्वविद्यालय द्वारा उसको डी लिट की उपाधि दिया गया था। और पहला जो आगरा विश्वविद्यालय 1948 ईस्वी में, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित किया गया। और उनको साहित्य वाचस्पति पुरस्कार भी दिया गया था, जो 1946 ईस्वी में दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। अगर प्रश्न आ जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी ने किसे अपना साहित्य गुरु मानते थे, तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी को उनके महाकाव्य साकेत हेतु किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो साकेत्य हेतु गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक 1932 में तथा हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में दिया गया था। और उनके लिए 500 रुपये का प्राइज भी दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया है? तो वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती कब मनाई जाती है?
तो गुप्त जी की जो जयंती है 3 अगस्त को मनाई जाती है कवि दिवस के रूप में, और ये जो निर्णय है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वैश्वकारक, कोलकाता से 1904 ईस्वी में। ये पॉइंट देखिए अगला। 1974 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त के सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी 25 पैसे के। तो अगर प्रश्न यहाँ से भी बन सकता कि गुप्त जी के सम्मान में किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था, तो 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनका मृत्यु है जो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीतिका है। तो इसके प्रिय छंद हरिगीतिका होने के कारण इसे हरिगीतिका छंद के बादशाह माना जाता है गुप्त जी को। अगला पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। अगला पॉइंट, इनकी खड़ी बोली में प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, द्विवेदी जी के परामर्श से इनका पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए गुप्त जी से संबंधित उनके कौन कौन से रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में किया, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले खंड काव्य देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे। तो पहला रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें बूंदी एवं चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला है जयद्रथ वध 1910 में, शकुंतला 1914 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशित शकुंतला दुष्यंत का आख्यान कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का पद्य रूपांतरण है। अगला पंचवटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1915 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें रामायण का प्रसंग लक्ष्मण और सुपर्णखा का वर्णन है, जबकि इसका प्रकाशन है जो नागेंद्र जी ने 1925 ईस्वी माना है। अगला है किसान, 1916 में प्रकाशित भारतीय किसान तथा कुल्ली प्रथा से संबंधित। अगला है शक्ति, 1927 ईस्वी में प्रकाशित दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा के शौर्य का वर्णन है। अगला है द्वापर, 1936 ईस्वी में प्रकाशित कृष्ण कथा पर आश्रित है। अगला सिद्धराज, 1936 ईस्वी में प्रकाशित यह ऐतिहासिक काव्य है। सिद्धराज राजा जयसिंह के चरित्र पर आधारित है, और ये जो 5 सर्ग में लिखा गया है। अगला है रत्नावली, 1960 ईस्वी में प्रकाशित महाकवि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण किया गया है इसमें। अब आगे की ओर देखेंगे महाकाव्य। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी है इनका 2 महाकाव्य बहुत फेमस है, जो अच्छे से याद कर लीजिए इसके बारे में, यहाँ से प्रश्न बनता है हमेशा। और वो पहला है जो साकेत। साकेत का अर्थ जो है अयोध्या का प्राचीन नाम, यानी साकेत का मतलब होता है अयोध्या का प्राचीन नाम का ये जो साकेत कहा जाता था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 1931 ईस्वी में रचित। इसमें राम की अयोध्या वर्णन के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला का चित्रण सुंदर ढंग से किया गया है। साथ ही कैकेयी पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया। इसमें कुल 12 सर्ग है। ये इम्पोर्टेंट है कि साकेत में कितना सर्ग है, 12। जबकि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रचना काल इसका है जो 1932 ईस्वी माना गया है। आगे देखते हैं।
रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है। अगला देखिए, डॉक्टर नागेंद्र जी ने साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य कहा है। अगर प्रश्न आ जाए कि साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है, तो वो है नागेंद्र प्रसाद जी। इनका जो दूसरा महाकाव्य है वो है अशोधरा। 1932 ईस्वी में प्रकाशित यह भगवान बुद्ध और अशोधरा के जीवन से संबंधित महाकाव्य है। यह संगीत रूपक शैली में लिखित है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। जय भारत, इनका जो काव्य है 1952 ईस्वी में रचित महाभारत के प्रसंग पर आधारित काव्य है। इसमें 47 शीर्षक है। डॉक्टर कमलाकांत पाठक ने इसे बृहद काव्य कहा है। आगे देखते हैं निबंध काव्य। निबंध काव्य में है पत्रावली 1916 में, विकट भट्ट 1928 में, गुरुकुल 1928 ईस्वी में रचित सिख गुरुओं के जीवन पर आधारित कथात्मक निबंध माला है। अर्जन और विसर्जन 1942 में, काबा 1942, युद्ध 1950 महाभारत के युद्ध से संबंधित काव्य है। कविश्री 1955 आदर्श भारतीय नारियों की भावनाओं का चित्रण इसमें किया गया है कविश्री में। नल दमयंती जो कि अप्रकाशित है 1910-11 ईस्वी में लिखा गया। और जो महत्वपूर्ण है भारत भारती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1912 ईस्वी में 3 खंड में लिखा गया था। अगला हिंदू 1927 ईस्वी, राजा प्रजा 1956, विजय पर्व 1963। आगे देखते हैं गीति काव्य के बारे में। तो गीति काव्य में वैतालिक 1916, स्वदेश संगीत, झंकार ये इम्पोर्टेंट है 1927 ईस्वी में, जबकि नागेंद्र जी ने 1926 ईस्वी इसका रचनाकाल माने हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय अनुभूति की कविताएं हैं और 64 छोटे बड़े गीत। अगला विश्व वेदना 1942, भूमि भाग 1953, उच्छ्वास 1960। आगे देखते हैं नाटक। मैथिली जी का नाटक कौन कौन सा है, तो इसमें से आ जाएगा अनघ 1925 ईस्वी में रचित बौद्ध संस्कृति पर आधारित नाट्य रूपक, दिवोदास 1950, पृथ्वीपुत्र 1950, जयिनी 1950, लीला 1960, तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में, चंद्रहास 1916 ईस्वी में 5 अंकों में विभाजित है। उद्धार अप्रकाशित रचना है इनका। अगला देखिए अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य में रुबाइयत उमर खैयम है, जिसका 1931 में अनुवाद किए थे। प्रतिमा 1963 में संस्कृत से इसका अनुवाद किए। पलासी का युद्ध 1914 में बांग्ला से। सोपनवास वधता 1914 ईस्वी में संस्कृत से। मेघनाद वध 1927 ईस्वी में बांग्ला से। आगे की ओर मूव करेंगे। आगे है, देखिए इनका कुछ पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उसको देख लेते हैं। पहला देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो मैथिली शरण गुप्त जी की अशोधरा काव्य से लिया गया है। अगला देखिए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति गुप्त जी के भारत भारती से लिया गया है। अगला है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। यह पंक्ति भारत भारती से लिया गया है। ये देखिए, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। यह किसने कहा, तो यह नागेंद्र जी ने कहा है। अगला पॉइंट देखिए, भारत भारती राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रेत रचना थी जिसके लिए गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा था। अगला पॉइंट देखिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को
आधुनिक युग का तुलसी कहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने आरंभ में रसिक केंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। अब आगे की ओर देखेंगे। आगे द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला अनुशासन धारा के कवि, यानी उसको द्विवेदी मंडल कहा जाता है, और दूसरा स्वच्छंद धारा के कवि। तो जो द्विवेदी जी युग का समस्त कवि को दो वर्गों में विभाजित किया, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त जी जो थे उसमें वो अनुशासन धारा के कवि में शामिल थे। नीचे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के उपनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त जी को दद्दा के नाम से कौन पुकारते थे? दद्दा का नाम दिया था उसके साथी साहित्यकारों द्वारा। अगला, युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा था। आधुनिक युग का कवि, आधुनिक युग का कवि जो गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा। अगला है सामंजस्य का कवि, सामंजस्य का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। यह अगला, युग चरण हरिओध द्वारा कहा गया। अगला, राष्ट्र कवि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने इसका नाम दिया था। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त जी का उपनाम थे इतना, और उसको किसने दिया वो दिखाया गया है। तो ये थे, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित जे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे से देख के याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।